संजय जी ने ज़्यादा ही तारीफ कर दी। इसके लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि भाई है, बड़े भाई, तो जो आप कहेंगे वो सब स्वीकार्य होता है। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे जो अच्छी बात लगी, अभी मैं संजय जी से बातचीत कर रहा था, इसमें जो ऐसे लोग हैं जिनका नॉर्मली स्क्रीन पे चेहरा नहीं आता, नॉर्मली सोसाइटी में पिक्चर्स नहीं आते, फोटोग्राफ्स नहीं आते, न्यूज़ नहीं बनती, ऐसे लोगों को भी आप जो सम्मान करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे सराहनीय, वो सबसे प्रशंसनीय है। मैं आपके साथ 3 या 4 बातें शेयर करूंगा। वैसे जब ये स्क्रीन देखी तो लगा यार यहाँ तो रेलवे वाला प्रेजेंटेशन करना चाहिए था। मजा आता। लेकिन चूंकि आज कैबिनेट, पार्लियामेंट, वो सब चीजें एक साथ ही चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम का ऐसा ही है। As we stand today, the world is going through a major transformation. Whether it is geopolitical transformation, whether it is technological transformation, multiple factors are working, operating at the same point of time. आज हम देखें अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को, रिच कंट्रीज को, कोविड और कोविड से पहले जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जीएफआर, जिसको हम जीएफआर भी कहते हैं, ग्रेट फाइनेंशियल रिसेशन भी कहते हैं, ऑफ 2008, उस टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत बड़े डेट्स अपने बैलेंस शीट्स पे लिए। अगर हम फेड को देखें, यूरोप के सेंट्रल बैंक को देखें, जापान के बैंक को देखें, कोविड के टाइम में ही entire Western world, entire rich countries, they took debt of as big a number as $9 trillion US. That kind of debt on the balance sheet of any region, any country, any central bank is something which is unprecedented in the history of human beings. अगर हम टेक्नोलॉजिकल साइड में देखें, AI has today become a mainstream thing. It's practically impacting every aspect of our human life, whether it is work life, whether it is entertainment, whether it is media, every part of our life is getting affected, impacted positively or negatively by AI. अगर हम geopolitical shifts की बात करें, तो as the economic gravity, center of gravity shifts towards Asia, that also generates lots of friction among the countries which have been the leaders, economic leaders, financial leaders for almost a century or more than a century. So इन सब फैक्टर्स को अगर एक साथ देखें तो दुनिया एक तरीके से उथल पुथल में, 2 वॉर हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ चल रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखा, कोविड का पैंडेमिक के कारण डिसरप्शंस देखे। इन सब चीजों के बीच में अगर आज एक कंट्री है जिस पे दुनिया को होप है, वो है भारत, वो है इंडिया। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि आज हम एक अच्छी सस्टेन्ड 6 to 8% ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोची समझी थॉट प्रोसेस है, एक क्लियरली लेड आउट प्लान है, जिसके कारण आज हम बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ, 6 to 8% ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस ग्रोथ को एनालाइज करें तो अगर हम देखेंगे पूरी दुनिया जहां पे उथल पुथल में है, कई तरह के टेंशन्स हैं, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, ऐसे में भारत के ऊपर होप है। और बहुत लोग, जैसे आईएमएफ कहता है इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट, इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, उसके पीछे 4 बड़े फैक्टर्स हैं। मोदी जी की इकोनॉमिक थिंकिंग और सोशल थिंकिंग, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पे है। फर्स्ट पिलर उन्होंने रखा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन सोशल, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड पिलर उन्होंने रखा बिग फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। थर्ड पिलर उन्होंने रखा भारत की डाइवर्सिटी और स्पेशली इनकम डाइवर्सिटी को देखते हुए बहुत बड़ा फोकस रखा इंक्लूसिव ग्रोथ पे। और फोर्थ पिलर है सिंप्लीफिकेशन का। इन 4 पिलर्स पे ये ग्रोथ की स्टोरी अभी
बरकरार है, कायम है और बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। पहला जो पिलर है सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, इसमें आपने देखा होगा इन द लास्ट मेनी इयर्स फ्रॉम रफली 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो होता था भारत सरकार का बजट में 10 साल पहले, फ्रॉम दैट नंबर कैपेक्स को इंक्रीज किया गया 4.5, फिर 5 लाख, फिर 5.5 लाख करोड़, और उसके बाद में बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ किया गया, फिर 10 लाख करोड़ किया गया, और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 11 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूमंगस, दैट्स अनहर्ड ऑफ इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। सिन्हा साहब हैं यहाँ पर, one of the finest officers we have seen in our country. He has seen the financial world, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनसाइड आउट देखा है। तो having capex program of 11 लाख करोड़ was something which nobody could even imagine. पर आज वो संभव है और आज वो हो भी पा रहा है। That is leading to productivity improvement and employment growth in practically every sector. पिछले 10 साल में हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो, एयरपोर्ट्स डबल नंबर हो गए, रेलवे लाइंस बनी 31,000 किलोमीटर्स, जो कि पूरे जर्मनी के नेटवर्क से ज्यादा है। अगर अकेले लास्ट ईयर का देखें 5,300 किलोमीटर्स नई रेलवे ट्रैक बने, दैट इज मोर देन द एंटायर नेटवर्क ऑफ स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड पूरा एक साल में, स्विट्जरलैंड जितना रेलवे नेटवर्क भारत में एक साल में जुड़ा। एयरपोर्ट के नंबर्स डबल हो गए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, 10 साल में 390 यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, यानी प्रैक्टिकली 1 यूनिवर्सिटी अ वीक। एम्स डबल किए, आईआईटीज डबल किए। हर एक फैक्टर में अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से छोटा रेडी पटरी वाला भी अपने मोबाइल फोन से ई पेमेंट करता है। अभी कुछ टाइम पहले एक इंटरनेशनल फोरम में बैठने का, बात करने का मौका मिला था, तो एक सज्जन ने पीछे से हाथ उठाया, और जब मैं डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहा था तो उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि आप लोग तो इतना आगे बढ़ गए हो, लेकिन हमारे जैसे पीछे रहने वाले लोगों का क्या करोगे? तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन से देश से हो? मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से कंट्रोवर्सी होगी, बट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से थे वो। ये भावना आ गई है कि हिंदुस्तान आज टेक्नोलॉजी में लीडर है, कई एक से एक फील्ड में, अनलाइक द पास्ट वेयर इंडिया यूज्ड टू बी ऑलवेज अ फॉलोअर। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का चेंज है। ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज देयर वाज अ सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड जो पिलर है, दैट पिलर इज फोकस ऑन इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। 10 साल पहले अगर बात करते स्टार्टअप्स, 300-400 स्टार्टअप्स, आज 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स। और पूरे यूरोप में जितने यूनिकॉर्न है, बड़े बड़े रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न है, उनको अगर एक तरफ रखो तो भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। ये कोई सोच नहीं सकता था 10 साल पहले कि हिंदुस्तान इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा, वर्ल्ड का टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में बना। मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, एक से बढ़कर एक, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाओ, इंजीनियरिंग, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, सब में जो मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट दिखा, दैट्स फिनोमिनल। तो सेकंड पिलर मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। थर्ड पिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो 50-60 साल की पॉलिसीज के कारण रही, that had to be addressed in a very firm way. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूसिव ग्रोथ को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिसी बनाया। आई वेलकम डॉक्टर जयशंकर जी। So Prime Minister Shri Narendra Modi ji made sure that every economic policy, every public policy has inclusivity as an integral part of it. और इस inclusive growth का बहुत देश में benefit मिला। People at the bottom of the pyramid, they are the ones who have been benefited the most. अगर हम देखें 54 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, 54 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, और इसमें से हाफ ऑफ देम आर विमेन बैंक अकाउंट होल्डर्स। अगर आप इस नंबर का इंपॉर्टेंस समझें, एंटायर यूरोप का पॉपुलेशन 44 करोड़ है, 45 करोड़ है। यानी पूरे यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट को बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना, बैंकिंग सिस्टम में लाना,
That was unimaginable task, but that was made possible. हम अगर देखें 4 करोड़ लोगों के नए पक्के घर बने। 4 करोड़ लोगों के नए घर बनना मतलब उस व्यक्ति की जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। इमेजिन 11 करोड़ लोगों के कुकिंग हैबिट्स चेंज हुए, स्टोव से शिफ्ट हुए गैस पे। इमेजिन 11 करोड़ माने पूरी यूरोप, पूरी जापान की पॉपुलेशन है 11 करोड़, जर्मनी की पॉपुलेशन है 8 करोड़। एक एक देश की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा इसमें जो मोदी जी के इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं उसमें उस पॉपुलेशन को बेनिफिट हुआ। सो investment in public investment in physical, social and digital infrastructure, the first pillar. Focus on manufacturing and innovation as the second pillar, and focus on inclusive growth as the third pillar, and the fourth pillar is simplification. Massive simplification किया। स्टैट्यूट बुक पे जो भी पुराने कानून जिनका कोई आज रेलेवेंस नहीं है, जो अंग्रेजों के जमाने के, उन सब को या तो हटाओ या रिप्लेस करो और नया मॉडर्न लॉ बनाओ। टेलीग्राफ, भारत का टेलीकॉम सेक्टर इतना हाईटेक सेक्टर 1885 के कानून से चलता था। टेलीग्राफ एक्ट, मतलब टेलीग्राफ को तो शायद म्यूजियम में जाके देखना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कानून थे। 1500 कानून को स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया। 1500 लॉज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक। पुराने पुराने कानून, मैरीटाइम के, एक ऐसे ऐसे कानून जो कि जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं, उनको फिनिश किया, नए कानून बनाए और अभी भी बनते जा रहे हैं। लगातार ये प्रोसेस है। सिंप्लीफिकेशन में कंप्लायंस रिडक्शन के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टेलीकॉम टावर लगाने के लिए ऑन एन एवरेज टाइम लगता था 217 डेज, 200 दिन से ज्यादा लगता था एक टेलीकॉम टावर की परमिशन लेने के लिए। मोदी जी ने सितंबर 21 में सिंप्लीफिकेशन का ऐसा रिफॉर्म लेके आए, आज एवरेज टाइम लगता है 7 डेज टेलीकॉम टावर को लेने में परमिशन में। और उसमें भी 89% ऐसे हैं कि आप एंटर बटन दबाते हो और सीधा आपके सामने परमिशन आ जाती है। 89% में 0 टाइम लगता है। एक के बाद याद करो, जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हो, 10 साल पहले अगर कोई आपको रेलवे टर्मिनल बनाना हो और उसको रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ना हो, कम से कम 6 साल लगेंगे। माननीय दिनेश त्रिवेदी जी हैं यहाँ पर, आपने भी रेलवे की जिम्मेदारी संभाली है, तो आप जानते हैं कितना डिफिकल्ट सी ब्यूरोक्रेसी थी। और मोदी जी ने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स किए। अभी हाल ही में एक टर्मिनल शायद 11 महीने पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया था और अभी मेरे पास आए कि उसका इनॉग्रेशन के लिए चलना है। मतलब 11 महीने में परमिशन मिलके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना और इनॉग्रेशन के लिए। ये पेस है आज काम करने की, ये स्केल है और ये स्कोप है जिस स्कोप में मोदी जी का काम चल रहा है। और बहुत ही फोकस्ड वे में सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए और हर इनकम ग्रुप के लिए, और विशेषकर जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है। और इसी के कारण वी आर seeing a very consistent growth. We can say with very high degree of confidence that India is going to continue to grow at 6 to 8% real growth, 10 to 14% nominal growth, and a very moderate inflation for the coming 5 years. And that's the reason, that is the confidence, that is the change which has happened in people's lives, कि जहां दुनिया भर में एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, जहां पे लोग सरकारों को बदल रहे हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी वाइब्रेंट, इतनी वोकल डेमोक्रेसी में 60 साल के बाद में पहली बार किसी सरकार को तीसरी बार चुना गया और पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार चुन के आए। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में एक सच्चा बदलाव देखा, लोगों ने अपने जीवन में एक पक्का ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देखा। वो चेंज, वो फीलिंग इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में आएगी आज। और आई truly respect, I truly appreciate the work being done by NDTV. Thank you so much for recognizing the people who are working on the ground, the people who are working behind the scenes, who are not coming onto the screens, but really contributing to this growth story. Thank you very much.